हेलो बच्चों, आज हम 7th स्टैंडर्ड के साइंस का चैप्टर 20 पढ़ेंगे, इन द वर्ल्ड्स ऑफ स्टार्स। हमने आपके सुविधा के लिए इंग्लिश, हिंदी और मराठी में सबटाइटल्स ऐड किए हैं। आप इन्हें सबटाइटल्स सेटिंग्स में चेंज कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक ऊपर राइट साइड के कॉर्नर में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। हमने देखा है कि आप में से 80% जो हमारी कंटेंट का आनंद लेते हैं, उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है। हमारा गोल 100 के सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना है। इसलिए यदि आपको हमारा कंटेंट उपयोगी लगता है और आप फ्री एजुकेशन को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो कृपया सब्सक्राइब कर ले। यह आपके लिए एक छोटा सा क्लिक है, लेकिन हमारे चैनल के लिए एक बड़ी छलांग है। और उन 20% लोगों को जिन्होंने पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आपके समय के लिए धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पहले ही गैलेक्सीज और स्टार्स के बारे में पढ़ा हुआ है। स्टार्स बेसिकली नेब्यूला से बनते हैं। नेब्यूला वो क्लाउड्स होते हैं जो ज्यादातर हाइड्रोजन गैस और डस्ट पार्टिकल्स से बने होते हैं। इन क्लाउड्स में पार्टिकल्स ग्रेविटी के कारण एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इससे क्लाउड कंप्रेस हो जाता है और डेंस और राउंड शेप में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह क्लाउड के सेंटर में गैस का प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है और वहां एनर्जी बनना शुरू हो जाती है। ऐसे राउंड शेप वाले हाइड्रोजन क्लाउड को स्टार कहते हैं। बाद में कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, टेम्परेचर बढ़ना आदि जैसे प्रोसेसेस स्टार में बदलाव लाते हैं। ये बदलाव बहुत लंबे समय में होते हैं और स्टार के लाइफ साइकिल को फॉर्म करते हैं। इस लाइफ साइकिल के दौरान अलग अलग स्टेजेस में स्टार्स के अलग अलग फॉर्म्स को अलग अलग प्रकार के स्टार्स के रूप में पहचाना जाता है। हमारा सोलर सिस्टम एक छोटा सा पार्ट है मिल्की वे गैलेक्सी का, जो सोलर सिस्टम से कई गुना बड़ा है। गैलेक्सी में लाखों स्टार्स हैं, उनमें से कुछ हमारे सन से कई गुना बड़े हैं। उनमें से कुछ की अपनी प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं। गैलेक्सी में स्टार कलर्स, ब्राइटनेस और शेप में बहुत वैरायटी दिखाते हैं। कुछ स्टार्स जो एक दूसरे के पास आकर एक स्पेशल शेप बनाते हुए दिखते हैं, वो कॉन्स्टलेशंस कहलाते हैं। इस चैप्टर में हम स्टार्स के बारे में और ज्यादा जानेंगे, लेकिन उससे पहले आइए स्काई ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानें। स्काई एंड स्पेस। स्काई, खुले स्पेस में खड़े होकर अगर हम बादलों के बिना रात में स्काई की तरफ देखें, तो हमें एक डार्क कलर की बैकग्राउंड में अनगिनत स्टार्स दिखाई देते हैं। अर्थ के एटमॉस्फेयर का वो हिस्सा और उससे आगे का हिस्सा जो अर्थ पर खड़े होकर हमारी आंखों से छत के रूप में दिखाई देता है, स्काई कहलाता है। स्पेस, स्काई में स्फीयर्स के बीच के लगातार खाली स्पेस को स्पेस कहा जाता है। इसमें गैस और डस्ट के पार्टिकल्स हो सकते हैं। स्पेस में अनगिनत स्टार के ग्रुप्स बने हुए हैं। स्काई वॉचिंग, दूर तक स्काई जमीन को टच करता हुआ नजर आता है। जिस लाइन पर वे मिलते हैं उसे होराइजन कहते हैं। अपने चारों ओर घूमने पर होराइजन एक सर्कल बनाता दिखाई देगा और ऊपर देखने पर स्काई इस सर्कल पर बेस्ड एक स्फीयर प्रतीत होगा। स्काई में घूम रहे स्टार्स और प्लैनेट्स इसी स्फीयर पर घूमते हुए प्रतीत होते हैं। इस इमेजिनरी स्फीयर को सेलेस्टियल स्फीयर कहा जाता है। सर्कुलर होराइजन इस स्फीयर को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। जेनथ, जब हम जमीन पर खड़े होते हैं तो हमारे सिर के ठीक ऊपर सेलेस्टियल स्फीयर पर जो पॉइंट होता है उसको जेनथ कहते हैं। नादिर, जब हम जमीन पर खड़े होते हैं तो हमारे पांव के ठीक नीचे सेलेस्टियल स्फीयर पर जो पॉइंट होता है उसको नादिर कहते हैं। सेलेस्टियल पोल्स, अगर हम अर्थ के रोटेशन एक्सिस को नॉर्थ और साउथ डायरेक्शंस में एक्सटेंड करते हैं तो ये सेलेस्टियल स्फीयर को रिस्पेक्टिवली उन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा जिन्हें सेलेस्टियल नॉर्थ पोल और सेलेस्टियल साउथ पोल कहते हैं। मेरिडियन,
एस्ट्रोनॉमी में वो बड़ा सर्कल जो सेलेस्टियल पोल्स और ऑब्जर्वर के जेनथ और नादिर दोनों से होकर गुजरता है, उसको मेरिडियन कहते हैं। सेलेस्टियल इक्वेटर। अगर हम अर्थ के इक्वेटर को सभी डायरेक्शंस में अनिश्चित तरीके से एक्सटेंड करते हैं तो यह एक सर्कल के साथ सेलेस्टियल स्फीयर में प्रवेश करेगा। इस सर्कल को सेलेस्टियल इक्वेटर कहते हैं। यह अर्थ के इक्वेटर से पैरेलल होता है। एक्लिप्टिक। अर्थ सन के चारों ओर घूमती है, लेकिन अर्थ से देखने पर सन सेलेस्टियल स्फीयर पर एक सर्कल में घूमता हुआ लगता है। अर्थ के चारों ओर सन की अपैरेंट मोशन को डिस्क्राइब करने वाले इस सर्कल को एक्लिप्टिक कहते हैं। सन, मून और स्टार्स ईस्ट में राइज होते हैं और वेस्ट में सेट होते हैं, क्योंकि अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है। अगर हम ध्यान से देखें तो हम ये भी देखेंगे कि स्टार्स हर दिन 4 मिनट पहले राइज और सेट होते हैं। मतलब कि अगर कोई स्टार आज रात 8 बजे राइज होता है तो वो कल 7:56 बजे राइज होगा। स्टार्स की बैकग्राउंड के खिलाफ सन और मून वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव होते हैं। सन हर दिन 1 डिग्री और मून 12 से 13 डिग्रीज मूव करता है। ऐसा सन के चारों ओर अर्थ का घूमना और अर्थ के चारों ओर मून के घूमने के कारण होता है। कॉन्स्टेलेशंस। सेलेस्टियल स्फीयर के एक छोटे से भाग पर स्थित स्टार्स के ग्रुप को कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। इनमें से कुछ स्टार्स जानवर, इंसान या वस्तु की कुछ शेप्स बनाते लगते हैं। इन शेप्स का नाम उस समय की कुछ घटना या आस्था के आधार पर रखा गया है जब कॉन्स्टेलेशंस की पहचान की गई थी। इस तरह वेस्टर्न ऑब्जर्वर्स ने सेलेस्टियल स्फीयर को 88 कॉन्स्टेलेशंस में डिवाइड किया है। इसी तरह प्राचीन वेस्टर्न एस्ट्रोनॉमर्स ने 12 राशि का सोच विचार सामने रखा, जबकि इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स ने 27 नक्षत्र का सुझाव दिया। राशि। एक्लिप्टिक को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने की कल्पना की गई है। इनमें से प्रत्येक पार्ट को राशि या राशि साइन कहते हैं। उनके नाम पाइसीज, एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस हैं। नक्षत्र। मून अर्थ के चारों ओर लगभग 27.3 डेज में एक राउंड कंप्लीट करता है। एक दिन में मून द्वारा पार किए गए हिस्से को नक्षत्र कहते हैं। इसलिए अगर हम 360 डिग्रीज को 27 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो हर हिस्सा लगभग 13 डिग्रीज और 20 मिनट्स का होता है। एक नक्षत्र को उसके अंदर मौजूद सबसे ब्राइट स्टार से जाना जाता है। इस ब्राइट स्टार को योगतारा कहते हैं। स्काई ऑब्जर्वेशन के दौरान हम कौन सा नक्षत्र देख सकते हैं, यह उसकी ऑर्बिट में अर्थ की पोजीशन पर डिपेंड करता है। ऑलवेज रिमेंबर, स्काई ऑब्जर्वेशन की जगह शहर से दूर होनी चाहिए और जहां तक संभव हो वो न्यू मून की नाइट होनी चाहिए। स्काई देखने के लिए टेलीस्कोप या बाइनोक्यूलर का यूज करना चाहिए। नॉर्थ में पोलर स्टार की पहचान करने से स्काई पर नजर रखना आसान हो जाता है। इसलिए पोलर स्टार को स्काई ऑब्जर्वेशन के लिए रेफरेंस पॉइंट के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। क्योंकि वेस्ट में स्टार्स जल्दी सेट हो जाते हैं, इसलिए स्काई का ऑब्जर्वेशन वेस्ट में स्टार्स से शुरू करना चाहिए। ज्योग्राफिक मैप्स की तरह स्काई मैप में ईस्ट और वेस्ट को रिस्पेक्टिवली राइट और लेफ्ट दिखाया गया है। स्काई मैप पर नॉर्थ और साउथ रिस्पेक्टिवली मैप के बॉटम और टॉप की तरफ होते हैं। इसका कारण ये है कि स्काई मैप को सिर के ऊपर रखना होता है। गेटिंग टू नो सम कॉन्स्टेलेशंस। समर की रात के दौरान 7 स्टार्स की एक स्पेशल अरेंजमेंट देखी जा सकती है। इन्हें हम सप्तर्षि कहते हैं। फरवरी मंथ में ये कॉन्स्टेलेशन रात 8 बजे के लगभग नॉर्थ ईस्ट में उगते हैं। यह अप्रैल के मंथ में दोपहर की लाइन पर होते हैं और अक्टूबर के मंथ में ये लगभग 8 बजे सेट होता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, सप्तर्षि 7 ब्राइट स्टार्स का एक ग्रुप है। यह एक क्वाड्रिलैटरल के शेप का है जिसकी टेल 3 स्टार्स से बनी है। इस तरह ये काइट जैसा दिखाई देता है और इसे इजीली पहचाना जा सकता है।
अगर हम क्वाड्रिलैटरल की एक साइड को एक्सटेंड करते हैं तो ये पोलर स्टार या पोलारिस तक पहुंचती है, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। अलग अलग देशों में इस कॉन्स्टलेशन के अलग अलग नाम हैं। इंग्लिश में इसे ग्रेट बेयर कहते हैं। सप्तर्षि और शर्मिष्ठा या कैसियोपिया कॉन्स्टलेशन पोलर स्टार का पता लगाने में उपयोगी होते हैं। शर्मिष्ठा 5 ब्राइट स्टार्स से बनी है जो एम लेटर की शेप में फैले हुए हैं। शर्मिष्ठा में तीसरे और चौथे स्टार को जॉइन करने वाली लाइन का वर्टिकल बाइसेक्टर पोलर स्टार की तरफ जाता है। पोलर स्टार में एक तरफ सप्तर्षि और दूसरी तरफ शर्मिष्ठा है। शर्मिष्ठा के सेट होते ही सप्तर्षि राइज होता है। इस तरह हम किसी भी रात किसी एक या दूसरे को रेफरेंस पॉइंट के रूप में हमेशा यूज कर सकते हैं। मृगा नक्षत्र या ओरियन में बहुत ब्राइट स्टार्स होते हैं। सर्दियों के रात में इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। इसमें 7-8 स्टार्स हैं, जिनमें से 4 एक क्वाड्रिलैटरल के कॉर्नर्स पर हैं। कॉन्स्टलेशन के 3 बीच के स्टार्स से होकर पास होने वाली लाइन जब एक्सटेंडेड होती है तो एक बहुत ब्राइट स्टार से मिलती है। यही व्याध या सिरिस है। दिसंबर के महीने में मृगा नक्षत्र रात 8 बजे ईस्टर्न होराइजन पर राइज होता है। ये फरवरी के दौरान दोपहर की लाइन पर होता है और जून में ये रात 8 बजे के आसपास सेट हो जाता है। वृश्चिक या स्कॉर्पियो 10 से 12 स्टार्स वाला एक कॉन्स्टलेशन है। ज्येष्ठा या एंटेरीज उनमें से सबसे ब्राइट है। ये कॉन्स्टलेशन सदर्न हेमिस्फीयर के स्काई में इक्वेटर के नीचे है। अप्रैल के तीसरे वीक में इसे सनसेट के कुछ घंटे बाद ईस्टर्न स्काई में देखा जा सकता है। ट्राई दिस। अपने फ्रेंड्स की मदद से जमीन पर एक बड़ा सर्कल बनाए जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। अपने 12 फ्रेंड्स को सर्कल के चारों तरफ सेम दूरी पर खड़े होने के लिए कहे और हर एक के हाथ में स्लेट दे जिस पर प्रॉपर सीक्वेंस में एक राशि का नाम लिखा हो। एक फ्रेंड को सर्कल के सेंटर पर सन के रूप में खड़ा करे। अब सन के चारों तरफ एक छोटे सर्कल में घूमे जैसे कि आप अर्थ हैं, जो हर समय सन की तरफ फेस किए हुए हैं। जब आप इस सर्कुलर पाथ में आगे बढ़ते हैं तो आप क्या देखते हैं? सन को देखने वाला ऑब्जर्वर न केवल सन को देखता है बल्कि सन के पीछे एक कॉन्स्टलेशन भी देखता है। कॉन्स्टलेशन को तेज धूप में नहीं देखा जा सकता, लेकिन यह एक्चुअली सन के पीछे मौजूद होता है। जैसे ही अर्थ अपनी पोजीशन बदलती है, सन के पीछे एक अलग स्टार या राशि सर्कल दिखाई देता है। जब हम कहते हैं कि सन एक स्पेशल राशि में प्रवेश करता है, तो हम यही व्यक्त करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए मकर संक्रांति पर हम कहते हैं कि सन मकर राशि में प्रवेश करता है। जब अर्थ ए पोजीशन पर होती है तो अर्थ पर एक ऑब्जर्वर के लिए सन स्कॉर्पियो राशि में अपीयर होता है। जब अर्थ ए से बी की तरफ जाती है तो ऑब्जर्वर कहेगा कि सन लिब्रा राशि में प्रवेश कर गया है। एक्चुअली सन मूव नहीं करता है, लेकिन हम उसके चारों तरफ अर्थ की मोशन के कारण उसे हिलता मानते हैं। सन की इस मोशन को उसकी अपैरेंट मोशन और उसके पाथ को अपैरेंट पाथ कहते हैं। सन का ईस्ट में राइज करना और वेस्ट में सेट होना भी एक अपैरेंट मोशन है। नेशनल इंस्टीट्यूशंस। पुणे में IUCAA एस्ट्रोनॉमी में बेसिक रिसर्च होता है। इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, इलाहाबाद, मुंबई और पुणे के न्यू इंग्लिश स्कूल में प्लानिटेरियम स्थापित किए गए हैं। वो तरह तरह के स्टार्स और कॉन्स्टलेशंस का एक वर्चुअल प्रोजेक्शन प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि यह एक स्काई क्लॉक हो। स्कूल टूर के दौरान या जब भी संभव हो, इन प्लेसेस पर जरूर जाए। ऑलवेज रिमेंबर, साइंस ने प्रूव किया है कि सोलर सिस्टम के कंपोनेंट्स, उदाहरण के लिए प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, कॉमेट्स, डिस्टेंट स्टार्स और कॉन्स्टलेशंस का इंसानों के जीवन पर कोई असर नहीं पड़ता। 20th सेंचुरी में इंसानों ने मून पर लैंड किया। अब हम 21st सेंचुरी में मार्स प्लैनेट पर जीत हासिल कर लेंगे। इसलिए साइंस के इस दौर में उन आस्था को पकड़कर रखना जो कई साइंटिफिक टेस्ट्स के थ्रू गलत साबित हो चुकी हैं, अपने समय, एनर्जी और पैसे की अनावश्यक बर्बादी है।
इन सभी समस्याओं पर साइंटिफिक नजरिए से सोचना जरूरी है। ये चैप्टर इसी के साथ समाप्त होता है। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर हमने एरोमाइट के वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। इस वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हम आपसे फिर मिलेंगे 8वीं कक्षा में। जुड़े रहने के लिए एरोमाइट चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस करें। धन्यवाद।